अनुच्छेद लेखन क्या होता है बेटा? दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखा गया सार्थक वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। सार्थक वाक्य समूह यानी हमें जो विषय दिया गया है, किसी एक विषय पर, चाहे वो दिया गया हो या हम किसी एक विषय को खुद से चुने एक अनुच्छेद लिखने के लिए, जो हमारा निबंध है वो क्या है, बहुत विस्तृत होता है, और अनुच्छेद क्या है, बहुत सीमित शब्दों में लिखा जाता है। अनुच्छेद में और निबंध में क्या अंतर है? निबंध बहुत विस्तृत रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है निबंध में, और अनुच्छेद में हम अपने विचारों को कोई भी एक विषय चुनकर, चाहे वो दिया गया हो या हमने अपनी मर्जी से चुना हो, उस विषय का सार सीमित और संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कम शब्दों में अपने अधिक से अधिक भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति हम करते हैं। गागर में सागर भरना कहा जाता है, गागर में सागर भरना यानी बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात को रखना, यह कार्य हम किसमें करते हैं? अनुच्छेद लेखन में करते हैं, है ना। अनुच्छेद में हम अपने भावों की अभिव्यक्ति और जो विषय है उसका सार पूर्ण रूप से आना चाहिए, लेकिन आना कैसे चाहिए? सीमित शब्दों में और संक्षिप्त रूप में, बहुत ज्यादा विस्तृत हमें उसे नहीं करना है अनुच्छेद लेखन जब हम लिखेंगे। निबंध में हम क्या करते हैं कि हम, हमारे पर कोई बंधन नहीं होता, हम अपने भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति विस्तृत से विस्तृत रूप में कर सकते हैं। सक्षम है, सक्षम कम शब्दों में और ये कम शब्दों में और अधिक से अधिक अपनी बात को, अपने विषय को, विषय का सार भी इसमें पूरा आ जाए, हमारी बात जो हम कहना चाहते हैं वो पूर्ण हो जाए, पूरी तरह से उसके अंदर आ जाए, वो अधूरापन उसमें ना रहे। इस तरह से अनुच्छेद लेखन किया जाता है। अनुच्छेद के प्रकार, अनुच्छेद के प्रकार, अनुच्छेद के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। नंबर 1, अभी 4 प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णनात्मक 4 प्रकार, यानी इनके विषय के प्रकार, है ना। अनुच्छेद के विषय जो होंगे वो किस प्रकार के, कितने प्रकार के हो सकते हैं? वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक, काल्पनिक। वर्णनात्मक जिसमें किसी विषय का, किसी वस्तु का, कहीं किसी स्थान का वर्णन किया जाए, ठीक है। विचारात्मक विचारणीय विषय जो हमारे होते हैं, काश मैं चिड़िया बन जाऊं, आपके मन में विचार आए, कल्पना कर रहे हैं कि काश मैं चिड़िया होता तो क्या क्या करता, तो उस पर आप अनुच्छेद लिखेंगे कि क्या क्या करता। तो ये हो गए काल्पनिक, जिनमें कल्पनाओं का समावेश होता है, और इसमें क्या होगा, कहीं कहीं अति भावना, कल्पनाओं की क्या हो जाती है, अति भी हो जाती है, अधिकता भी हो जाती है। क्या चिड़िया हम बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो काल्पनिक में ऐसे विषय आएंगे जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अनुच्छेद लिखते समय प्रस्तुतिकरण, जो हमारा प्रस्तुतिकरण हो वो कैसा हो? सीमित हो। प्रस्तुतिकरण सीमित शब्दों में हो, सीमित शब्दों में हो, ठीक है। प्रस्तुत, जब हम किसी भी चीज को लिखना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो निबंध हो या फिर अनुच्छेद हो, उसकी जो भूमिका हम बना रहे हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वहां जहां से शुरुआत उसकी कर रहे हैं, वो हमारा स्पष्ट हो और अर्थपूर्ण हो, ठीक है। और अर्थ जो भी हम विषय ले रहे हैं, जो विषय हमने चुना है, उसका अर्थ और उसकी भूमिका हम यहाँ पर बांधेंगे प्रस्तुतिकरण में, ठीक है। फिर है हमारी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए?
सटीक प्रयोग, विराम पंक्चुएशन मार्क, हाँ, विराम चिन्हों का सही व सटीक प्रयोग। एक और चीज ध्यान रखिएगा अनुच्छेद में, उदाहरण, अधिक से अधिक उदाहरण जैसे हम देते हैं निबंध में दे सकते हैं, अनुच्छेद में हम उदाहरण देने से बचेंगे। ठीक है, उदाहरण देने से क्या करेंगे, बचेंगे, क्योंकि हमें संक्षिप्त लिखना है, सीमित शब्दों में अपनी बात, अपना विषय जो है उसे उस पर अपने पूरे विचार, पूरी तरह से अपने भावों की और विचारों की अभिव्यक्ति करनी है। तो उदाहरण देने से हम क्या करेंगे, बचेंगे। अत्यधिक उदाहरणों का स्थान अनुच्छेद में नहीं होगा। सीमित करना है ना, बहुत अधिक नहीं। ठीक है, अब इसकी हमें 10 या 12 पंक्तियों में अनुच्छेद का जो है हमारा कितनी पंक्तियों में आ जाना चाहिए अनुच्छेद, 10 या 12 पंक्तियों में हमारा अनुच्छेद पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, अब देखिए भाई, ये जो अब बताइए कि 10-12 पंक्तियों में आ जाना चाहिए, इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इससे अधिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता। ठीक, अब हम करेंगे जैसे इसके विषय हमने, आप मैंने किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा, ये किसमें आ जाएगा, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक में, किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा। अब स्थल की यात्रा, किसी पर्वतीय स्थल, कौन सा स्थल, पर्वतीय स्थल जैसे माउंटेन, केदारनाथ। आसानी से लिखना है ना, सबसे पहले आप ऐसे पर्वतीय स्थल को उठा सकते हैं मतलब ले सकते हैं जो आपके आसपास है, जिसके विषय में आपको जानकारी है। केदारनाथ स्थल की यात्रा है ना। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, चिंतित ग्राम देवता, चिंतित ग्राम देवता कौन है, अगर आ गया चिंतित ग्राम देवता, ग्राम देवता किसे कहा गया है, किसान। ठीक है, तो इसका मतलब आपको किसान के ऊपर लिखना है। और शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत सबसे पहले अगर आप ये इस वाले टॉपिक पर आते हैं, किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा, तो सबसे पहले आप नाम देंगे जो आप पर्वतीय स्थल आपने चुना है। ठीक है, आपने चुना है नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल की यात्रा क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले नैनीताल की यात्रा, फिर वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वहां आपने प्रकृति के क्या क्या सौंदर्य देखा, किसका अनुभव किया, कैसा अनुभव हुआ, वहां जाकर आपको शांति मिली, वहां जाकर आपने कुछ नया देखा, है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे आप दर्शनीय स्थल, वहां के कुछ विशेष मंदिर हैं, कुछ विशेष स्थल हैं जो वहां के जो प्रसिद्ध हों, उन स्थलों का आप यहाँ पर वर्णन कर देंगे। फिर आगे आपका वहीं से रिलेटेड कुछ आप आर्थिक और राजनीतिक पहलू अगर वहां हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि कश्मीर, अगर आप कश्मीर का डालें, है ना, या आप पहाड़ी जगह पर कहीं पर भी जा रहे हैं, वहां का सौंदर्य तो हम देखते हैं, लेकिन वहां का जो आम जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, आसान नहीं होता वहां का जीवन। कितनी ऊंचाइयों पर लोग क्या करते हैं, पानी लेकर जाना और आना, बच्चे कई किलोमीटर दूर तक स्कूल जाते हैं, वो चीज भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने
किसान, ठीक है। तो ग्राम देवता, अब इसे गांव का देवता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं और खुद कैसे रहते हैं? खुद अपना जीवन आर्थिक समस्याओं से जीवन उनका घिरा रहता है, ठीक है। अगर आपको किसान की वास्तविक जीवन का थोड़ा सा देखना हो, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़ो। कभी समय ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है ना। आप इसकी जो फिल्म्स हैं बहुत सारी आप देखेंगे, एनिमेशन वाली एनिमेटेड फिल्म भी हैं जो कार्टून पर बनाकर दी गई है। बहुत सारी कहानियां दी गई हैं, बूढ़ी गाय की बहुत सारी कहानियां देखना होगा, पढ़ना होगा, उसमें तो मजा आता है ना पिक्चर देखने में। तो प्रेमचंद जी बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अब देखें आप, जैसे किसान पर है तो सबसे पहले कि वो हमें अन्न उपजा कर देते हैं, वो उन्हें देवता कहा जाता है क्योंकि वो अपना सहयोग है ना, सराहनीय सहयोग देश के विकास में देते आ रहे हैं और उनका जीवन कैसा रहता है? हमेशा सदैव समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। अब किसान किस प्रकार देश में सहयोग देते हैं वो आप नहीं करें, है ना। किसान अन्न उपजाता है, कड़ी से कड़ी सर्दी हो गर्मी हो, उसमें खेतों में काम करके सबके लिए अन्न की व्यवस्था करता है। वो सब आप अच्छे से विस्तृत रूप से उसमें देंगे। उसके बाद किसान के जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं उसके जीवन में कौन कौन सी आती है? जैसे बहुत सारी जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो उन तक ना पहुंचना, जिसके कारण उनकी खेती में, उनकी कृषि में लगातार हो रही हानि। भाई किसान पूरी तरह, भारतीय किसान पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि उनसे जो है तकनीकी रूप से सहायता नहीं मिलती और वो पूरी तरह आज भी प्राकृतिक रूप से वर्षा के लिए, पानी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है और अधिक गर्मी पड़ जाने से फसल सूख जाती है और अधिक वर्षा होने से फसल खराब हो जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगा जाती है, कर्ज में डूबकर, यहाँ तक कि कितनी बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि किसान ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या तक कर ली। वो एक हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा पहलू है, ठीक है। अब उसके बाद उसको कैसे सुधार लाया जा सकता है? समय समय पर किसानों को जानकारी देकर उन्हें सहूलियतें और तकनीकी सहायता आसानी से उपलब्ध कराकर, आसानी से उन्हें उपलब्ध हो सके, इस तरह से हम इसको बढ़ा चढ़ा